फ्रीबीज पॉलिटिक्स उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से एक कंपनी अपने मेन प्रोडक्ट के साथ में आपको कुछ फ्री में छोटा मोटा सामान दे देती है या फिर वाउचर देती है, और उसका एक पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है कि वो जितना भी इन फ्री स्कीम पे इन्वेस्ट कर रही है उससे 10 गुना ज़्यादा वो रिटर्न लेने की क्षमता रखती है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। ये जितने भी फ्रीबीज के वादे करती हैं ये उतना ही करप्शन भी करती हैं, क्योंकि ये जानती हैं जितना ये आपके ऊपर फ्री की पॉलिसीज बना के वोट तो ले लेंगी और फिर आराम से करप्शन पूरे 5 साल तक करेंगी। क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग करप्शन से, अगर आपके साथ एक पर्सनल फ्रॉड होता है तब तो आप इससे कनेक्ट फील करते हो कि हाँ मेरा कुछ गया है, रुपए गया है, लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके लिए आती हैं और उसे बीच में कोई मंत्री या नेता खा जाता है तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूरी सोसाइटी के लिए था और इसका आपके ऊपर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है और ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आती हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में ये फ्रीबी कल्चर कैसे स्टार्ट हुआ और इसे इतना ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट कैसे किया। जब ब्रिटिशर कंट्री को छोड़ के गए थे तब उस समय कंट्री की हालत क्या थी उसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। 1951 में पॉवर्टी इंडिया के अंदर 45% थी, जो कि 1954 से 1967 के बीच में बढ़कर 62% तक हो जाती है। और लिटरेसी रेट इंडिया में मात्र 18% था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो इंडिया के अंदर था वो अप्रोक्स कुछ 35 साल के आसपास था कि इंसान आसपास 35 साल के आसपास जी सकता है। और इसी के साथ में 1950 से लेकर के 1959 तक हंगर की वजह से 15 मिलियन लोगों की जान चली जाती है। तो आप समझिए उस टाइम पे इंडिया की हालत क्या होगी। और साथ में जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे वो कहीं ना कहीं सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा टिल्ट थे, उनका झुकाव सोशलिज्म की तरफ था। और उस टाइम पे ये देश की डिमांड भी थी, कंट्री की मांग यही थी, क्योंकि जब इंसान के पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होती, जो कि खाना, पानी, मकान, कपड़ा, जब ये चीज़ नहीं था तो इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी। सरकारों को ये कहीं ना कहीं फ्री भी प्रोवाइड करानी पड़ती थी, और जो कि सरकारों ने उस समय पे प्रोवाइड भी कराई, क्योंकि कंट्री की डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब जो वहाँ के व्यक्ति हैं, जो वहाँ के सिटीज़न हैं, उन्हें हम एक बेसिक नेसेसिटी तो प्रोवाइड करा दें। जो एक बेसिक नेसेसिटी होती है वो उन्हें एक आसानी से उपलब्ध हो जाए, तभी कंट्री का एक डेवलपमेंट हो सकता है। एजुकेशन, हेल्थ ये अच्छी मिलने लगे, खाना उनके पास प्रॉपर हो। अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 जो कि DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कि जितने भी स्टेट अपनी पॉलिसी बनाती है वो इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाए। उसका आर्टिकल 47 बोलता है कि स्टेट को ध्यान देना चाहिए पूरे ओवर ऑफ लाइफ डेवलपमेंट पे, लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट में, और साथ में न्यूट्रिशन लेवल को भी बढ़ाना चाहिए। तो एक तरफ तो हाल ही में नई कंट्री आज़ाद हुई थी तो उसे ज़रूरत थी इन चीज़ों की, और दूसरी तरफ वहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। पहला ही जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था वहाँ पे मदुरई कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 सीटें थी, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव लड़ती है। उनके मैनिफेस्टो में इतनी चीज़ थी कि हम एक लेबर राइट अच्छा कर देंगे, प्रॉपर वेजेस कर देंगे और फ्री में अनाज देंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाते। दोनों सीटें वहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है, जिसकी वजह से इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन फिर 1954 से लेकर के 1963 तक कुमारस्वामी कामराज, जो कि CM होते हैं मद्रास के, वो एक पहली बार स्कीम लाते हैं फ्री एजुकेशन और उसके साथ में मील की भी, मतलब कि जो भी विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं उन्हें फ्री मील मिलेगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान था, तो ये जो स्कीम थी बहुत अच्छी थी, जिसे कि अभी तक गवर्नमेंट चलाती आ रही है और पूरे इंडिया लेवल पे चल रही है, जिसे कि मिड डे मील स्कीम बोला जाता है। इसकी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट स्कूलों में इनरोल हुए थे। लेकिन अब इसी के बाद में पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चीज़ को एज अ टूल बनाना शुरू कर दिया था। DMK के फाउंडर CN अन्नादुराई, उन्होंने सबसे पहले 1 रुपये में 4.5 किलो चावल दिए थे। यहाँ से फ्रीबीज की स्टार्टिंग हो चुकी थी। धीरे धीरे बढ़ते DMK ने ज़्यादा और चीज़ें देना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने केवल 2006 से लेकर के 2010 तक 14 इंच के कलर टेलीविज़न को देने के लिए 3,300 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए इस चीज़ पे खर्च कर दिए। और वहीं इनकी जो रिवलरी पार्टी थी AIADMK, उसने लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करे थे फ्री लैपटॉप देने में। लेकिन ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकता है, अभी तो जयललिता एक हाथ और आगे निकल जाती हैं। वो तो फ्री में सोना भी देने की बात करती हैं। जितनी भी मैरिड वुमेन होती हैं उन्हें 8 ग्राम सोना दिया जाता है, और साथ में फ्री साड़ी हो गई, फ्री वॉशिंग मशीन हो गई, फ्री प्रेशर कुकर हो गया। ये सारी चीज़ें जयललिता की तरफ से तमिलनाडु में दी जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के अंदर भी स्कीमें चल रही थी, जैसे कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा होता था किसान की कर्ज माफ़ी का होता था। जो भी बिल आता था उसके कर्ज माफ़ी का मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा होता था। और हर सरकार का ये वादा होता था कि अगर हम सत्ता में आए
तो हम आपका इतना इतना कर्ज माफ कर देंगे। यूपी के अंदर मुलायम सिंह की सरकार फ्री लैपटॉप और फ्री साइकिल दे रही होती है। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा अभी इम्पैक्ट नहीं आया था फ्री बीज का, लेकिन 2015 में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी चुनकर आती है और उनका केवल एजेंडा इतना ही था चुनाव के अंदर कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। फिर ये धीरे धीरे देखते देखते और ज़्यादा बढ़ जाता है, वुमेन्स को फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी दे दी जाती है। मतलब कि इंडिया में इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप खाने से लेकर ट्रैवलिंग तक फ्री में कर सकते हो। और फ्री बीज का सिलसिला केवल सामानों पे या फिर सब्सिडी देने पे नहीं रुकता है, यहाँ पे तो स्कीमों के जरिए अलग अलग तरीके से डायरेक्ट रुपए भी दिए जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव आने वाले हैं, तो वहाँ पर कांग्रेस 3000 रुपये और बीजेपी भी 3000 रुपये दे रही है। कांग्रेस का वादा है कि अगर हम सरकार में आए तो हम आपको 3000 रुपये देंगे, जबकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे फ्री बीज की पॉलिटिक्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी फ्री बीज का सहारा लेती है और दूसरा अगर नहीं लेती है, तो जाहिर सी बात है जो फ्री में दे रहा है लोग उसी की सुनेंगे और लोग उसी को वोट करेंगे, जबकि जो सही में डेवलपमेंट कर रहा है उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए दोनों पार्टीज फ्री बीज की तरफ आ जाती हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर फ्री बीज इतना ज़्यादा बढ़ने का केवल एक ही कारण है, क्योंकि पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे आम आदमी अपने फ्री बीज के प्लान को लेकर गई और कांग्रेस और बीजेपी ने ऐसा कोई भी प्लान नहीं किया था, जिसकी वजह से इन दोनों को एकदम अच्छी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। तो अब हर राज्य में ये लोग फ्री बीज के मुद्दे को लेकर जाते हैं, इन्हें पता है क्योंकि वोट फ्री बीज से ही मिल रहा है। फ्री की स्कीम दो, चाहे आप कुछ भी डेवलपमेंट करो या ना करो, पेट्रोल डीजल के प्राइस आप कितने भी ज़्यादा हाई कर दो, क्योंकि पता है एट द एंड इन्हीं की जेब से लेकर हमें दूसरे तरीके से घुमाकर दे देना है। हालांकि बीजेपी ने इसका बहुत बार विरोध भी किया है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर एक करने जाएगी तो उसे वोट नहीं मिलेंगे और उसका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी इकलौती पॉलिटिकल पार्टी फ्री बीज को खत्म नहीं कर पाएगी, ना वो करना चाहती है। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आना पड़ेगा, तभी ये कुछ इसका हल या सॉल्यूशन हमें मिल पाएगा। पीएम मोदी ने बहुत बार बोला ये रेवड़ी कल्चर है, जिस प्रकार रेवड़ी बांटी जाती है प्रसाद के रूप में, ऐसे ही ये लोग आपको बस एक रेवड़ी बांट रहे हैं, कुछ लोग जैसे कि आम आदमी पार्टी। लेकिन बीजेपी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर उन्होंने भी फ्री के सामान नहीं दिया या फ्री की स्कीमें नहीं चलाई तो जाहिर सी बात है उन्हें भी वोट नहीं मिल सकता है। और यहाँ पे एक दूसरी बात और आती है कि जो सरकार में पक्ष होता है वो चुनाव के टाइम पे क्या करता है कि उसी क्षेत्र में जाके डेवलपमेंट की पॉलिसीज ले आता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो विपक्ष की पार्टीज होती हैं उन्हें भी कोई फ्री का वादा करना पड़ जाता है। जैसे कि अभी एमपी के अंदर चुनाव है, तो पीएम आते हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी योजनाएं लॉन्च करके जाते हैं। अब क्योंकि जो पार्टी अपोजिशन में है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं, इसीलिए वो फ्री बीज स्कीम भी लेकर आते हैं। तो ये भी कंसर्न हो जाता है कि जिसकी सरकार होगी वो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे फायदा लेकर चला जाएगा। तो ये भी चीज़ को यहाँ पे बंद करना चाहिए, तभी यहाँ पे इक्वालिटी आ पाएगी और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा। ऐसे ही 2020 में मदुराई के अंदर से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पुलम सारावनन वो प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो जीत के आए तो सबको एक हेलीकॉप्टर, एक कार, 1 करोड़ रुपए गोल्ड, साथ में एक आइसबर्ग भी अपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में ले आएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी ना हो और सबको चांद पे एक एक ट्रिप सबको फ्री मिलेगी और एक एक रोबोट मिलेगा घर के कामकाज करने के लिए। हालांकि वो मजाक उड़ा रहे होते हैं फ्री बीज का, और ये सही भी है, क्योंकि फ्री बीज आप कब तक फ्री बीज करते रहोगे या फ्री की स्कीमें कब तक देते रहोगे। आप बेरोजगारी भत्ता देते हो, आप ट्रांसपोर्ट में सस्ता कर देते हो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर देते हो, इससे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है और इसे रोकने के लिए कम से कम इनमें एक कैप तो लगाना जरूरी हो जाता है। आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 45% जितना भी जो टैक्स आता है उसका पंजाब केवल खर्च कर देता है अपनी फ्री बीज स्कीम के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, और सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। आरबीआई ने इस चीज़ को भी प्रेडिक्ट किया है कि आगे आने वाले 2026 तक पंजाब के अंदर 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री चल रही है, तो उसका जीडीपी डेब्ट टू रेशियो अगर स्टेट के वाइज देखें हम तो वो 45% तक पहुंच जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा। तो जब राज्य सरकारें फ्री बीज स्कीम पे या फ्री की पॉलिसीज पे इतना ज़्यादा रुपए अपना खर्च कर देंगी, लगभग अपनी आधी आमदनी केवल इन्हीं चीज़ों पे खर्च कर देंगी, तो वो डेवलपमेंट क्या करेंगी, और जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम वेलफेयर स्टेट की तरफ कैसे जा पाएंगे। मजेदार बात तो यह है कि ये लोग क्या करते हैं, इसी को वेलफेयर स्कीम के नाम पे आपको परोस देते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 123 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी इस चीज को कहता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर करप्ट प्रैक्टिस करता पकड़ा गया तो उसके जितने भी, अगर वो चुनाव जीत के आ चुका है तो उसे भी वॉइड कर दिया जाएगा, और अगर वो चुनाव के बीच में कर रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी उसे डिस्क्वालीफाइड कर रहे हैं।
ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, वेलफेयर के नाम पे हम लोगों को ये स्कीमें परोस देते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमें वेनेजुला का भी देखने को मिल जाता है। 1980s तक ये कंट्री बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत ज़्यादा रिच कंट्री थी, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि यहाँ की भी पॉलिटिक्स में फ्री बीज का कंसेप्ट आ जाता है, जिससे कि धीरे धीरे करप्ट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, जो कि इसकी इकोनॉमिक हालत को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं। इतनी भरपाई आज तक ये नहीं कर पाया जितना ये डैमेज कर चुका है। इसीलिए हमें एग्जाम्पल श्रीलंका का भी देखने को मिल जाता है। और इन सबको देखकर अगर हम आज नहीं सीख पाए तो कल को ये सरकारें रहेंगी नहीं रहेंगी, किसी की भी सरकार आएगी, लेकिन इसका बर्डन हमारे ऊपर ही आएगा। अमेरिका के अंदर भी एक पॉलिटिशियन है ब्रेनर, वो भी बहुत ज़्यादा वादे करते हैं कि अगर मैं सत्ता में आया तो स्टूडेंट्स को ये दे दूंगा, लोगों की ये चीज़ मैं फ्री कर दूंगा, इस चीज़ को मैं सस्ता कर दूंगा। लेकिन वहाँ की जो जनता इतनी ज़्यादा एजुकेटेड है, वो जानती है अगर इन्हें हम लाए तो ये हमारी पूरी इकोनॉमी को ख़राब कर देंगे। भले ये थोड़े दिन तक तो हमें फ्री की चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारी पूरी इकोनॉमी को ये ख़त्म कर देंगे। इसीलिए वो तो वहाँ सीट भी नहीं जीत पाते। लेकिन इंडिया के अंदर एजुकेशन ना होने के कारण ये लोग सीट जीत जाते हैं। अब मैं लास्ट में बस इतना ही कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर वेलफेयर स्टेट हमें बनाना है तो हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम ध्यान देंगे, इसे हम दुरुस्त कर देंगे, तो हमें फ्री बीज जैसी स्कीम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 5 रुपए में खाना या फ्री में ये या फ्री में वो। हम सीधे लोगों को इतना ज़्यादा सशक्त बना सकते हैं कि वो खुद अपनी चीज़ें खरीद पाएँ।